हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आईडीटी में 23 के एमसीक्यूज़। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सारे के सारे एमसीक्यूज़ आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। टोटल मैं आपको बता दूँ, टोटल 21 एमसीक्यूज़ आए थे। 21 एमसीक्यूज़ में मैं आपको बता दूँ एक एक मार्क्स के एमसीक्यूज़ कितने थे और दो दो मार्क्स वाले एमसीक्यूज़ कितने थे। दो दो वाले एमसीक्यूज़ थे 9 और एक एक वाले एमसीक्यूज़ थे 12। आप बताएंगे अरे भाई आपने सारे अरेंज कैसे किए? देखिए मैंने काफ़ी मेहनत लगाई है। एग्ज़ाम होए ख़त्म हुए 5-6 दिन हो गए और मैं अभी तक आप लोगों के लिए यही कर रहा था। और आप बिलीव करिए, मैंने सारे एमसीक्यूज़ जो एक्यूमुलेट किए हैं वेरियस टेलीग्राम सोर्सेस और वेरियस स्टूडेंट्स से, जो जिनकी मेमोरी थी कि क्या उन्होंने लिखा है क्या नहीं लिखा है, और इस सारे के सारे आंसर्स ऑथेंटिक हैं। क्योंकि कुछ आपके जो एमसीक्यूज़ बुकलेट है उससे मिल जाएगी और कुछ आपके मैट से मिल जाएगी, कुछ आपके आईसीए के मैट के इलस्ट्रेशन से मिल जाएगी। मैं आपको सब बताऊंगा। मैं आपको सारे 30 मार्क्स के एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाला हूँ। 1 मार्क्स का भी एमसीक्यू नहीं छोड़ूंगा। आपको याद होगा आपके एमसीक्यू शीट में 21 एमसीक्यूज़ आए होंगे, एक एक मार्क्स के 12, दो दो मार्क्स के 9। और मैं आपको और अगर बाइफर्केशन दूँ तो एक एक मार्क्स के जो 12 थे उसमें कस्टम्स के थे 5 एमसीक्यूज़ और बाकी 7 एमसीक्यूज़ थे जीएसटी के। देखिए मैं आपको पूरा बाइफर्केशन दे रहा हूँ। और ये जो दो दो मार्क्स वाले थे इसमें 2 केस स्टडीज़ थी और आपके एक केस स्टडी में थी 5 एमसीक्यूज़ और एक केस स्टडी में थी 4 एमसीक्यूज़। पूरा का पूरा बता रहा हूँ आपको, बेफिक्र सुनिए। खाली आप अपना पूरा एमसीक्यूज़ का मार्क्स अपने कैलकुलेट अभी के अभी कर पाएंगे और अपने डिस्क्रिप्टिव के आप एस्टिमेशन बेसिस पे कर लीजिए। 2-4 मार्क्स इधर उधर होंगे, एटलीस्ट आपको आईडीटी का पता चल जाएगा कि हाउ वेल यू आर स्कोरिंग। तो जैसे मैंने कहा एक एक मार्क्स के 5 एमसीक्यूज़ थे कस्टम्स के और एक एक मार्क्स के जीएसटी के 7 एमसीक्यूज़ थे। तो टोटल 12 एमसीक्यूज़ ये इधर हो गए 12 मार्क्स। और दो दो मार्क्स के 5 थे ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे केस स्टडी थी, इंटीग्रेटेड केस स्टडी, दो दो मार्क्स के 5। और ये थी एक इंटीग्रेटेड केस स्टडी तो थी बट इसमें कंसेप्ट थे एग्जेम्पशन के, प्लेस ऑफ सप्लाई के और आपके एग्रीगेट टर्नओवर के। मैं आपको बता रहा हूँ ये भी काफ़ी अच्छी केस स्टडी थी। सारे के सारे आपको डिस्कस कर। तो चलिए पहले मैं एक एक मार्क्स वाले एमसीक्यू डिस्कस कर ले रहा हूँ आपसे। बट बिफोर डिस्कसिंग आई रिक्वेस्ट कि आप लोग अपनी मेमोरी को थोड़ा रीविज़िट करें कि आपने एग्ज़ाम में क्या लिखा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप ये देख के और कंफ्यूज हो जाएं कि मैंने वो तो नहीं लिखा, वो तो नहीं लिखा, और आप डिजेक्टेड ना फील करें इन केस इफ़ यू आर स्कोरिंग बिलो 15 इन एमसीक्यू। एज़ फार एज माई दिस वीडियो इज़ कंसर्न, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि मैं आपको सारे सही के सही आंसर दे रहा हूँ। तो चलिए पहले कस्टम्स वाले एमसीक्यू डिस्कस कर ले रहे हैं। कस्टम्स के 5 एमसीक्यूज़ थे, 5 एक एक मार्क्स के। तो पहला था भाई रिफ़ंड वाला। देखिए आईसीआईसी मेरी शिकायत है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने खाली एक क्वेश्चन पूछा कस्टम्स से रिफ़ंड वाला और पूछा मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट रिफंडेबल अंडर कस्टम्स एक्ट इज़। ऑप्शन थे शायद 50, 100, 1000, 500 भी था शायद, यही थे ना ऑप्शंस। अब देखिए आईसीआई ने गलती क्या की। कस्टम्स में 2 रिफ़ंड मिलते हैं। एक होता है आपका रिफ़ंड अंडर सेक्शन 26, ये आपको पता ही होगा, आपने अगर पढ़ा हो कस्टम्स थोड़ा भी ध्यान से, आपके शायद मैट के चैप्टर नंबर 8 में आपको मिलेगा कि कस्टम्स में जो रिफ़ंड मिलता है वो आपको सेक्शन 26-27 के अकॉर्डिंग मिलता है। और अगर अमाउंट मेन सेक्शन 27 चार्ज होता है और उसके अकॉर्डिंग अगर अमाउंट 100 रुपये से कम हो तो आपको रिफ़ंड नहीं मिलता। अब देखिए ऐसे ने गलती क्या की। अब कस्टम्स में ही, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था अंडर कस्टम्स एक्ट, जीएसटी का क्वेश्चन नहीं है, कस्टम्स का रिफ़ंड पूछ रहे हैं। अब कस्टम्स में ही और एक और एक टॉपिक होता है ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक, और आपने अगर थोड़ा भी पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि ड्यूटी ड्रॉबैक इज़ ऑल्सो टेक्निकली अ रिफ़ंड, जो इंपोर्ट करके वापस गुड्स को
री एक्सपोर्ट कर देते हैं उनको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है। ड्यूटी ड्रॉबैक इज़ ऑल्सो टेक्निकली अ रिफ़ंड, तो ये भी कस्टम्स एक्ट में आता है और इसके अकॉर्डिंग रिफ़ंड मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट रिफंडेबल इज़ ₹50। अब क्योंकि दोनों कस्टम्स एक्ट में आते हैं, सेक्शन 27 वाला भी और ड्यूटी ड्रॉबैक भी, तो आंसर तो इन दोनों में से एक होने से भी करेक्ट होगा, लेकिन क्योंकि ICAI ने स्पेसिफिकली ड्यूटी ड्रॉबैक मेंशन नहीं किया था तो आई थिंक दे वुड कंसिडर 100 एज एन आंसर। बट यही होता है ना, किसी ने अगर एक्स्ट्रा पढ़ाई की है, किसी ने ड्यूटी ड्रॉबैक भी अच्छे से पढ़ा है, तो वो शायद 50 मार्क करके आ गया, विच इज़ अकॉर्डिंग टू मी एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ICAI को तो 50 और 100 दोनों को कंसिडर करना चाहिए क्योंकि दोनों ही कस्टम्स एक्ट में फॉल करता है। बट मुझे जो लग रहा है दे विड कंसिडर 100 एज एन आंसर बिकॉज ड्यूटी ड्रॉबैक स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन नहीं किया था, तो दे मस्ट बी रेफरिंग टू रिफंड्स अंडर सेक्शन 27। चलिए अब दूसरे MCQ पे, तो 100 इसका आंसर होगा। तो पहला आंसर होगा ₹100 में, इधर राइट हैंड साइड में आंसर देखिए। मैं कंसेप्ट भी आपको समझा रहा हूँ साथ में, मैंने 1-2 वीडियो देखी है जो ऑलरेडी यूट्यूब में पब्लिश्ड है, उसमें कुछ बताया नहीं, आधे आंसर्स गलत बताए हैं, स्टूडेंट्स में पैनिक मच रहा है। मेरे ख्याल से जिन्होंने दिया उन्होंने खुद ही गलत मार्क करके आए हैं। 17 में से उनके शायद 21 में से उनके 7-8 MCQs इधर उधर हैं, तो स्टूडेंट्स में काफ़ी कन्फ्यूजन है। मेरे MCQs जो बताएंगे, मैंने रिसर्च सारे एक्यूमुलेट किया है और मैंने खुद पढ़ के एक सेक्शन आप लोग के लिए मेहनत की है, तो बिलीव मी ऑल द MCQs व्हिच आई एम सेइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो दूसरा MCQ था स्टार स्टेटस पे। ये स्टार स्टेटस पे ये आपका MCQ मुझे लगता है FTP पे था ना, FTP पे था, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब देखिए इधर इन्होंने जो वैल्यू दी थी वो दी थी $1.6 बिलियन। अब अगर किसी की FOB बाय FOR की जो वैल्यू होती है 3 मिलियन से कम होती है तो उसको कोई स्टार स्टेटस मिलता ही नहीं है, ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर एनी स्टार स्टेटस कैटेगरी। तो उस अकॉर्डिंगली आंसर इसका होगा कि नो स्टार स्टेटस इज़ एप्लीकेबल इन दिस क्वेश्चन। बट किसी स्टूडेंट ने शायद बोला था कि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा था कि जो सीकर था स्टार स्टेटस कैटेगरी का वो शायद नॉर्थ ईस्ट में बेस्ड था। तो आपके मैथ में आपने पढ़ा हो, अगर FTP आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हो, तो उसमें लिखा है कि सिक्किम और आपका अगर अंडमान का कोई एप्लीकेंट हो तो उसको वेटेज तो होती है स्टार स्टेटस की, उसकी 1 डबल वेटेज उसको मिलती है। ये रहा आपका मैथ, उसमें लिखा है देखिए, फॉर कैलकुलेटिंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस फॉर ग्रांट ऑफ 1 स्टार स्टेटस, ठीक है, डबल वेटेज मिलेगा किसको, MSME को, ठीक है। बट उन्होंने उस स्टूडेंट ने कहा था कि क्वेश्चन पे लिखा था सिक्किम या जम्मू कश्मीर का कोई एप्लीकेंट था, तो उस हिसाब से 1.6 की उनको डबल वेटेज मिलेगी, तो 3.2 FOB बाय FOR $, होगा। तो उस हिसाब से इट इज़ गोइंग बियॉन्ड 3 का लिमिट, तो उस हिसाब से ही विल बी एलिजिबल टू 1 स्टार कैटेगरी। आई डोंट नो कि क्वेश्चन में क्या लिखा था, अगर ऐसा नहीं लिखा था कि एप्लीकेंट इज़ फ्रॉम जम्मू कश्मीर, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट स्टेट लाइक जम्मू कश्मीर, सिक्किम एक्सेट्रा, तो आंसर होगा द एप्लीकेंट इज़ नॉट एलिजिबल फॉर एनी स्टार स्टेटस कैटेगरी। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा था कि इज़ फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट स्टेट एज आई मेंशन, तो आंसर होगा 1 स्टार कैटेगरी। तो आप याद रखिए, या तो 1 स्टार कैटेगरी होगा आंसर, यह होगा नो स्टार स्टेटस एप्लीकेबल। तो अब याद करिए कि क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ था, मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना। चलिए अब कस्टम के 3rd MCQ की तरफ बढ़ते हैं। ये था वेयर हाउसिंग से, ये तो आपने सबने सही करके आया होगा क्योंकि वेयर हाउसिंग तो पहले पेज का ये क्वेश्चन था। किसी ने 2 मिनट भी वेयर हाउसिंग, कोई स्टूडेंट्स होते हैं ना लास्ट दिन कस्टम्स पढ़ते हैं सुबह
8-9 बजे स्टार्ट करते हैं, रिवाइज़ करते हैं, और उन्होंने देखा होगा यार 11 बज गए, 11:30 बज गए, वेयर हाउसिंग बाकी है, जल्दी जल्दी पेज घुमाए, खाली 2 पेज पढ़े, तो उन्होंने भी एक राइट करके आया होगा। क्योंकि इधर क्वेश्चन में था, आपको पता ही होगा 3 टाइप के वेयर हाउस होते हैं, 57, 58 और 58A के अकॉर्डिंग। तो ये 58A का क्वेश्चन था स्पेशल वेयर हाउस का। और स्पेशल वेयर हाउस में आपको पता है कि अनलाइक 57, 58 जो कि प्राइवेट और पब्लिक वेयर हाउस होते हैं, स्पेशल वेयर हाउस में फिज़िकल लॉक नहीं होता है, सॉरी रिकॉर्ड बेस लॉक नहीं होता है, इट इज़ अंडर फिज़िकल रिकॉर्ड अंडर कस्टम्स। तो इसका आंसर था फिज़िकल रिकॉर्ड अंडर कस्टम्स। ठीक है, फिज़िकल रिकॉर्ड कस्टम्स होता है, इसमें रिकॉर्ड बेस्ड रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करते हैं। ये कस्टम्स के कंट्रोल में रहता है स्पेशल वेयर हाउस, क्योंकि इसमें वैल्यूबल आइटम्स जो फॉरेन गोइंग वेसल्स एक्सेट्रा के लिए पड़ी रहती हैं वेयर हाउस में, या प्रेशियस स्टोन्स, ज्वेलरी, गोल्ड वगैरह, तो उनके लिए स्पेशल देखभाल करनी पड़ती है, इसलिए इट इज़ अंडर फिज़िकल रिकॉर्ड्स अंडर द कस्टम्स। तो इसका आंसर होगा फिज़िकल रिकॉर्ड अंडर द कस्टम्स। चलिए कस्टम्स के 4th क्वेश्चन पे पूछते हैं। ये था शायद आपका रेट्रोस्पेक्टिव ड्यूटी एंटी डंपिंग ड्यूटी में या सेफगार्ड ड्यूटी में कितने दिन तक की एप्लीकेबल होती है। तो इसका आंसर था 90 डेज़। रेट्रोस्पेक्टिव ड्यूटी 90 डेज़ तक एप्लीकेबल होती है। तो आप याद करिए आपने क्या लिखा था, इसका आंसर होगा 90 डेज़। तो चलिए अब कस्टम्स के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर पूछते हैं। ये क्वेश्चन मेरे को लगता है काफ़ी कम स्टूडेंट ने करेक्ट किया होगा, इसका कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। ये था आपका कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी के ऊपर। ये अगर आपने पढ़ा हो शायद चैप्टर 1 में ही आपको इसमें अमेंडमेंट भी थे शायद, अगर आपने किसी फैकल्टी का अमेंडमेंट लेक्चर पढ़ा हो तो ये उस पर था। तो ये एक्चुअली क्या होता है, आपको एग्जेम्पशन आपके कैपिटल गुड्स और इनपुट्स की मिल जाती है अगर आपने फ्रॉम द डेट जब आपने इंपोर्ट किया हो और जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने इंपोर्ट किया हो उसके 31 मार्च तक कोई भी डे काउंट नहीं होता। और जैसे समझ लीजिए आपने 2019 जनवरी 25 जनवरी 2019 पे कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी पे इंपोर्ट या कैपिटल गुड्स इंपोर्ट की, तो 31 मार्च 2019 तक कोई डेट काउंट नहीं होगा। उसके बाद 2 इयर्स की डेट देखी जाती है। तो क्वेश्चन पे भी ऐसे ही कुछ था। उस क्वेश्चन पे 31 मार्च 21 तक कोई डेट काउंट नहीं होनी चाहिए थी, तो उसका आंसर था 31 मार्च 2023। याद आया कि नहीं? देखिए इतनी रिसर्च बेस्ड MCQ डिस्कशन आपको कोई नहीं करेगा। ये वही बंदा कर सकता है जिसने पढ़ाई अच्छे से की हो, जिसने GST और कस्टम्स को धो के पढ़ा हो। तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ मेरे सारे के सारे आंसर्स करेक्ट हैं। तो आप प्लीज़ अपना मैच कर लीजिए। तो इसका आंसर होगा 31 मार्च 2023। ओके, तो कस्टम्स के 500 के 500 MCQs डिस्कस हो गए। पहले का आंसर 100, दूसरे का या तो 1 स्टार कैटेगरी या तो नो स्टार स्टेटस कैटेगरी मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन में क्या था या क्या नहीं था, वो आप खुद याद करिए। फिर तीसरा होगा फिज़िकल रिकॉर्ड अंडर कस्टम्स। फिर चौथा होगा आपका 90 डेज़। पांचवा होगा आपका 31 मार्च 2023। ऑलराइट, चलिए अब मैं जाता हूँ GST वाले 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन GST के 1 के मार्क्स में ब्रीच के ऊपर था। देखिए सिंपल है, GST में क्योंकि डिफ़ॉल्ट्स वगैरह होते रहते हैं 2000 के, 5000 के, 7000 के, 12000 के। अब हर छोटे छोटे डिफ़ॉल्ट के लिए तो आप कागज़ पत्र नहीं अपने टाइम अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, कि आप अपने रेसिपिएंट को बोलें कि आपने
अपने सप्लायर से पूछो कि सप्लायर ने आपको पेमेंट की नहीं की है। तो एक कैटेगरी जीएसटी में डिफाइंड है कि माइनर ब्रीच क्या होता है और किस लिमिट तक माइनर ब्रीच होता है, कि इस लिमिट तक माइनर ब्रीच हो तो यू कैन नॉट अप्लाई स्ट्रिक्ट प्रोविजंस टू द सप्लायर और द रेसिपिएंट एज द केस में बी। तो इसका आंसर होगा 5000। बहुतों ने शायद नील करके आया है, बस इसका आंसर होगा 5000। तो इसका आंसर होगा सिंस द अमाउंट इज नॉट एक्सीडिंग ₹5000 देयर इज़ नो माइनर ब्रीच। ओके, तो अब जीएसटी का 1 मार्क के क्वेश्चन में एक था आपका बाय 1 गेट 1 वाले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए इसका आंसर भी मैंने जुगाड़ कर लिया, क्वेश्चन मैंने जुगाड़ कर लिया। सिंपल सा क्वेश्चन था बाय 50 गेट, ये आईटीसी का क्वेश्चन था, बाय 50 गेट 50। अब इसमें क्या था कि इससे आपको जो सेलिंग प्राइस है उससे आपको मतलब ही नहीं होना चाहिए था क्वेश्चन में, क्योंकि पूछा था कि जो बंदा है उसको कितना आईटीसी मिल सकता है। तो सिंपल है, उसकी कॉस्ट दी हुई थी 300 रुपये पर शर्ट या पर टी शर्ट जो भी हो। अब देखिए उसने 50 बेची, टेक्निकली उसने 100 बेची, मतलब क्वेश्चन में लिखा था ही सोल्ड 50 शेयर्स बट एट अ स्कीम ऑफ बाय 1 गेट 1। तो टेक्निकली उसने 100 शेयर्स बेची। अब क्योंकि आपको पता है कि बाय 1 गेट 1 में कुछ फ्री एज सच नहीं होता है, खाली जो कॉस्टिंग होती है वो कम हो जाती है। सॉरी, कॉस्टिंग जो होती है आपकी ज़्यादा यूनिट पे डिवाइड हो जाती है। तो इधर भी वही था, इधर दिया था कि उसकी एक शर्ट की कॉस्ट है 300 रुपये, तो उसने टेक्निकली 100 शर्ट्स बेची हैं बाय 1 गेट 1 में। तो उसको आईटीसी कितने का मिलेगा, 50 का मिलेगा कि 100 का? ऑब्वियसली 100 का मिलेगा, क्योंकि 300 उसकी एक की कॉस्ट थी, 100 शर्ट उसने बेची 50 + 50 वाले स्कीम में, और जीएसटी का रेट था 5%। तो आप इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आपका आएगा ₹1500। इसका आंसर होगा 1500। चलिए अब आपके 1 वाले थर्ड क्वेश्चन पे पहुँचता हूँ। ये सिंपल आपका क्वेश्चन था प्लेस ऑफ सप्लाई पे। प्लेस ऑफ सप्लाई का सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर पता क्या होगा? अगर आपने प्लेस ऑफ सप्लाई के गुड्स वाले प्रोविज़न पढ़े तो आप इजीली इसको आंसर कर सकते थे। इधर ऐसा दिया था कि एक बंदा गाड़ी पे जा रहा है नोएडा से दिल्ली में, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसने दिल्ली की नाम पे बिल कटवाया, रेवाड़ी हरियाणा के किसी मॉल वगैरह से उसने मोबाइल ख़रीदा। तो आपको अगर पता हो प्लेस ऑफ सप्लाई के वेयर द गुड्स डज नॉट इन्वॉल्व the movement, then the place of supply is the place from where the goods are made available to the buyer। तो इसका आंसर होगा जो मॉल था ना जहाँ से उसने गुड्स वगैरह लिए थे, जहाँ से उसने मोबाइल फ़ोन ली थी, तो इसका आंसर होगा रेवाड़ी हरियाणा। ठीक है, 3 MCQ डिस्कस हो गए आपके 1 मार्क्स वाले जीएसटी के, और 4 MCQs है वो भी डिस्कस कर लेते थे। एक आपका था टाइम ऑफ सप्लाई के ऊपर, तो इसका सिंपल था, ये तो मेरे को लगता नहीं किसी ने गलत किया हो। ये आपको पता है व्हेन द इनवॉइस इज इशूड विद इन द टाइम लिमिट देन द टाइम ऑफ सप्लाई इज डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ क्या था, डेट ऑफ रिसिप्ट और पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज़ अर्लियर। तो इसमें शायद इनवॉइस बनी थी 15 जैन को और पेमेंट वगैरह शायद आ गई थी 31/12 को। तो इसका आंसर होगा 31 दिसंबर, वॉट एवर द बी द ईयर, 31 दिसंबर 21, 22 या 23 जो भी हो, बट इसका आंसर होगा 31 दिसंबर, जिस डेट में उसे पेमेंट मिली, क्योंकि पेमेंट वॉज मेड अर्लियर देन द डेट ऑफ इनवॉइस। और इस केस में इनवॉइस टाइम लिमिट पे इशू हो गई थी, विद इन 30 डेज इशू हो गई थी। आंसर इसका 31 दिसंबर ही होगा।
तो अभी तक हमने एक ब्रीच वाला, एक बाय वन गेट वन वाला, एक रेवाड़ी और एक का टाइम ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई। तो हमने 5 MCQs डिस्कस कर लिए, 1 2 3 4 5। तो चलिए बाकी के MCQs एक एक मार्क्स वाले डिस्कस करते हैं। अब आपके शायद एक एक मार्क्स वाले 2 MCQs रह गए, क्योंकि टोटल 12 MCQs थे आपके GST और कस्टम्स के, 5 कस्टम्स के और 7 GST के। 5 MCQs हो गए, GST के भी 2 MCQ बाकी है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। ये वाला था, देखिए ये वाला था GST के रिफ़ंड वाले। अब आपको पता, देखिए इसका आंसर तो एज फिगर मेरे को याद नहीं है, बट मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ। क्या होता है, जो ज़ीरो डेटेड सप्लाई विथ फर्निशिंग ऑफ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या बॉन्ड हो, उस केस में आपको जो ITC होता है वो इनपुट्स का भी मिलता है, इनपुट सर्विस का भी मिलता है, कैपिटल गुड्स का भी मिलता है। और जो रिफ़ंड होता है ना, वो आपको इनपुट का मिलता है, इनपुट सर्विस का मिलता है, कैपिटल गुड्स का नहीं मिलता है। तो यू शुड रिकलेक्ट के क्वेश्चन में क्या पूछा था, बट क्वेश्चन था रिफ़ंड ऑफ GST, कि कितना रिफ़ंड इसको मिल सकता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि ज़ीरो डेटेड जो सप्लाई थी उसमें भी उसको रिफ़ंड मिलेगा, टैक्सेबल सप्लाई के कॉलम में जो अमाउंट दिया था उसका भी उसको ITC का रिफ़ंड मिलेगा। तो आपको याद करना पड़ेगा कि क्वेश्चन एक्चुअली था क्या। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, 1 मार्क्स वाला। 11 क्वेश्चन डिस्कस हो गए। देखिए इसका आंसर जो था, इसका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन देखिए मैं आपको जो मैंने एक्यूमुलेट किया है अपने रिलायबल सोर्सेज से, ये था आपका RCM पे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, बस इस पे टाइम काफ़ी लगा होगा, क्योंकि इस पे 3 केसेस दिए हुए थे। एक था कि उसने 1,20,000 किसी को रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए दी थी, और जिसको दी थी वो बंदा रजिस्टर्ड था GST पे, तो ये वाला अमाउंट तो कंसिडर होगा। फिर था कि 72,000 किसी को दी थी, वो अनरजिस्टर्ड था, बट वो जिसके लिए रेसिडेंशियल ड्वेलिंग यूज़ हो रही थी वो शायद कंपनी का डायरेक्टर या डायरेक्टर का कुछ मतलब रिलेटेड था, जिसके एक्सपेंसेस डायरेक्टर ने, जिसके बेनिफिट डायरेक्टर को मिल रहा था डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये रिसेंट अमेंडमेंट है। तो इन केस इफ द रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग इज गिवन टू अ director of the company where director claims it as a business expenditure, then also that amount is chargeable to GST under reverse charge mechanism। तो ये वाला भी अमाउंट इंक्लूड होता है। तो ये दोनों ही अमाउंट इंक्लूड होने चाहिए तो इसका आंसर था 1,92,000। अब बच्चों ने गलती क्या की कि ये अमाउंट दिया हुआ था और फुट नोट पे, नोट के दौरान एक लिखा था 10,000 अमाउंट जो है वो पेंडिंग है, शायद एरियर्स है। तो वो 10,000 अमाउंट इंक्लूड होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें बाइफर्केशन नहीं था। और अगर बाइफर्केशन दे भी देते तो भी वो इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि उसका वो फ्यूचरिस्टिक डेट पे आपको रियलाइज़ होता, क्योंकि वो लिखा था कि 10,000 स्टिल पेंडिंग एज एन एरियर्स ऑफ रेंट। तो जब तक वो अमाउंट आपको मिले ही नहीं तो आपको GST उसके लिए चार्ज नहीं हो सकती, क्योंकि क्या पता वो 10,000 आपको कभी मिले ही ना। तो RCM के अकॉर्डिंग वो अमाउंट इंक्लूडेबल नहीं था, तो 192 ही आंसर था। तो देखिए मैंने आपके 1 मार्क्स वाले सारे MCQ डिस्कस कर लिए। 1 मार्क्स वाले जो 5 कस्टम्स के थे, और 1 मार्क्स वाले आपके जो 7 GST के थे। तो ये 12 MCQs हैज बीन डिस्कस्ड। अभी 9 MCQs बाकी है जो आपके सेकंड पार्ट पे आएंगे। थैंक यू वेरी मच।